मुझे फैमिली मैन सीजन 2 का याद है, लुक टेस्ट कर रहे थे हम लोग, राजी का कैरेक्टर बना रहे थे समंथा के साथ, कुछ खरा नहीं बैठ रहा था, एक चीज गड़बड़ लग रही थी और मैंने राजी को कहा कि व्हाट इफ उनको यहाँ कट दे दें, लेफ्ट दे दें, एंड द मिनट शी केम ऑन कैमरा her body language changed and her eyes died and I have goosebumps saying it. करण और उसकी राइटिंग टीम ने तो मतलब एक पूरे एक्सेल शीट बनाई थी गालियों की, तो हम लोग चुना करते थे कि आज ये गाली बोलेंगे, आज ये गाली बोलेंगे, ये गाली खत्म हो गई, दोबारा रिपीट हुई, वापस रिपीट नहीं करेंगे। कोई गाली रिपीट नहीं हुई है बाय द वे नायडू में, कोई गाली रिपीट नहीं हुई है। हर गाली एक नए अंदाज से बोली गई है, एक नए तरीके से बोली गई है। और ये तब है जब एक एक एपिसोड में कम से कम 100-150 गालियां हैं। इरफान, मनोज, नवाज, जयदीप जैसे जो एक्टर्स हैं, इनके साथ आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो जब एक्टर ब्लिंक करता है तो ऑडियंस ब्लिंक करता है, और जैसे आप ब्लिंक करते हो एक सेकंड के लिए वो मैजिक खत्म होता है, फिर वापस मैजिक शुरू होता है। हक में कभी म्यूजिक था ही नहीं। जब स्क्रिप्ट लिखी गई तो उसमें गाने का प्लान था ही नहीं। मेरे लिए गुलजार साहब से बढ़कर कोई इस दुनिया में बेटर रिलेशनशिप ड्रामा नहीं बनाते। मतलब आप बताइए, आलिया भट्ट नेपो है, रणबीर कपूर नेपो है, बहुत ऋतिक रोशन नेपो है, आई मीन है, बट उनके बगैर इस इंडस्ट्री को इमेजिन कीजिए। अल्लू अर्जुन, अजय देवगन के बिना आप इंडस्ट्री इमेजिन कर सकते हैं, सलमान के बगैर इमेजिन कर सकते हैं, आमिर खान के, मतलब these are seminal actors, they have proved their worth in gold. ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई हाँ ठीक है चल गया फ्लूक, नहीं, they are pillars. आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट आए हैं जिनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म हक अभी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इनके लिखे और डायरेक्ट किए हुए कई वेब सीरीज जैसे द फैमिली मैन, राणा नायडू, द ट्रायल और सुल्तान ऑफ दिल्ली पॉपुलर कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। कहानी कहने का इनका एक अलग स्टाइलिश अंदाज है और ये सिनेमा हॉल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दोनों के डिफरेंस को बखूबी समझते हैं। तो बिना समय गंवाए हम आपको मिलाते हैं सुपर्ण वर्मा से। सुपर्ण, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। Nice to be here. हमने पिछले कुछ दिनों में इमरान हाशमी के बिल्कुल दो रूप देखे। हमने बैट्स ऑफ बॉलीवुड में देखा जहां वो किसिंग किंग वाली जो उनकी एक इमेज है, और फिर हमने हक देखा। उनकी कास्टिंग के पीछे का क्या थियरी थी आपकी? आई थिंक सो जब मैंने कहानी लिखी थी हक की, तो मैं और रेशु यामी के पास गए। उन्होंने कहा कि आई एम ऑन, स्क्रीन पे लेकर आओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने टाइम लेके स्क्रीन पे लिखा, उनके पास गए, उनको बहुत अच्छा लगा स्क्रीन प्ले। उनका सिर्फ एक सवाल था कि अब्बास कौन प्ले कर रहे हैं। हमारे पास भी एक ही सवाल था कि अब्बास कौन प्ले कर रहे हैं। बिकॉज अब्बास का किरदार हमने जिस तरह रचा और लिखा था, उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी था, उसका समझा जाना बहुत जरूरी था। ब्लैक एंड व्हाइट्स में मैं यकीन नहीं रखता, एंड अब्बास के थ्रू मेरे को बहुत सारी चीजें कहनी थी। अब हम फंसे कि किसको कास्ट करें, एंड एक नाम बार बार दिमाग में घूम रहा था, बट इट डिडंट सीम लाइक अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये नाम हाँ ना बोले। बट मेरा मानना है लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए तो आई थिंक मांग लो यूनिवर्स से। समटाइम्स यूनिवर्स मेहरबान हो जाता है, राइट? सो हम लोग मैं अपने कास्टिंग डायरेक्टर शिवम गुप्ता के पास गया और कहा कि इमरान से अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। हम गए, उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई, उन्हें इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी। उनके कुछ सवाल थे, मैंने कहा आपके जो सवाल है मेरे स्क्रीन प्ले में है, आप पढ़ लीजिए। मैं छोड़ के गया स्क्रिप्ट, 4 घंटे बाद फोन आता है कि आई एम ऑन। मुझे सिर्फ कुछ डाउट है कि लोग परसीव कैसे करेंगे। मैंने कहा उसके लिए मेरे पास 2 शब्द हैं आपके लिए, ट्रस्ट मी। और उसके बाद जो उन्होंने भरोसा किया, वो इतनी निडरता से किया कि एक वक्त तो ऐसा था कि मैं उनके कैरेक्टर को मतलब कुछ चीजें रोकना चाह रहा था, और उन्होंने कहा नहीं, मेरा कैरेक्टर तो ये करेगा, तू टेंशन मत ले, तू मुझसे करवाते जा, लोगों को समझाना मेरा काम है। एंड यहां मेरे पास एक ऐसे एक्टर थे who's at the height of his ability and he used his charm. उन्होंने अपना मतलब सारी जो कला थी उसको यूज करके जिस तरह अब्बास को रचा है, that's how अब्बास happened. हाँ, लेकिन ये जो डाउट आपका था, ये बहुत सारे लोगों का इमरान हाशमी के लेटेंट पोटेंशियल को लेके, ये सभी जानते हैं कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत शानदार एक्टर, लेकिन अब्बास एकदम थोड़ा नॉन ग्लैमरस, ऐसा कोई विलन आदमी भी नहीं है, वो भी अपनी जगह बहुत लॉजिकल है। उसका कैरेक्टर आर्क लिखते समय क्या क्या दिमाग में चल रहा था? आई थिंक रेशु और मेरा दिमाग में हमेशा एक चीज रही है सबसे ज्यादा, कि हम किसी को किसी कलर में पेंट नहीं करना चाहते।
रेशु ने पूछा था कि मेरा उद्देश्य क्या है फिल्म बनाने का। मैंने कहा मेरा उद्देश्य है, मुझे ऑडियंस के साथ एक कन्वर्सेशन करनी है, और कन्वर्सेशन के लिए आपको हर पहलू समझाना पड़ता है। जहां एज अ ऑडियंस आप अपना ओपिनियन बनाना शुरू करते हैं, आप अपनी एक छवि किसी किरदार के बारे में बनाना शुरू करते हैं, किसी विषय के बारे में सोचना शुरू करते हैं, एंड फिर कन्वर्सेशन चालू होता है, समटाइम्स आपके और फिल्म के बीच में, कभी आपस में ऑडियंसेस के, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट एंड मोस्ट हेल्दी कन्वर्सेशन, राइट? सो जब हम शाजिया भी लिख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल, शाजिया मेरे लिए इज अ कैरेक्टर बेस्ड ऑन फेथ। राइट। वो वक्त की नमाजी है, मौलवी की बेटी है, पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन कुरान पढ़ा हुआ कुरान है, समझती है। और इतना समझती है कि मतलब जो लोग कुरान को कोट करते हैं वो उन्हें भी सुनाती है। और उनके साथ डिबेट में एक्चुअली अपर हैंड है अपर उसका। हैंड है उसका, बिकॉज उसका कोई एजेंडा नहीं है कुरान को लेके। कुरान उसके लिए उसकी किताब है, उसका रिलीजन है। मेरे लिए आई थिंक हर मजहब हर इंसान के लिए बहुत ही पर्सनल चीज होता है। वो आपके और आपके भगवान के बीच में है। आपका भगवान में मानना या ना मानना भी अपने आप में एक फेथ है, राइट? राइट। बड़े पर्सनल चीजें हैं। इसमें जब कोई आदमी आके आपको इंटरप्रेट करके बताता है कि आपको किस तरह सोचना चाहिए या किस तरह व्यवहार करना चाहिए, क्या लिखा है, तो वो अपनी थिंकिंग, अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा है और उसमें अपना कलर ऐड किए जा रहा है। तो वो कलर तो वैसे ही बदलना शुरू हो गया। अगर आपको ओरिजिनल रंग में किसी भी चीज को समझना है या पढ़ना है तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जब मैंने सिर्फ एक बंदा काफी बनाई थी, वो भी अब इट डेल्ट विद फेथ। यस। पहले सीन में आप देखते हैं कि मनोज बाजपेयी एक शिव भक्त है, वो शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं। एंड में जो पूरा उनका समेशन है, राइट। शिव जी को ही मतलब यूज करके, बात करके उन्हीं का एग्जाम्पल देते हैं। फेथ, और पूरा चीज फेथ के बारे में थी। शाजिया बानो का पूरा किरदार फेथ के बारे में, हक पूरे यामी फेथ के बारे में गौतम है। की कास्टिंग जी। इस बहुत इंटरेस्टिंग कास्टिंग है, क्योंकि अभी के समय की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से हैं। और लेकिन इस तरह का रोल जहां उनको ओवर द इयर्स एज भी हो रही है स्क्रीन पर इस रोल के लिए, उनके लिए क्या थॉट प्रोसेस था? आई थिंक मैं आंखों पे जाता हूँ। एटलीस्ट मुझे लगता है मैं लोगों की आंखें पढ़ सकता हूँ। और जितनी बार मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, उनकी आंखों में जो गहराई है, मतलब स्टिल वाटर्स रन डीप जो फ्रेज है, आई थिंक यामी के लिए एकदम खरा बैठता है। बिकॉज उनमें एक अलग तरह की शक्ति है और एक अलग भूख है, बहुत भूख है। और एक और ऐसा ठहराव भी है, व्यक्तित्व में एक ठहराव। बहुत ठहराव है, बहुत गहराई है, और एक ऐसी आग है जो मतलब वो खुद को सेल्फ कंज्यूम करके उस आहुति से मतलब वापस राइज करती रहती है बार बार। और आई थिंक शाजिया बानो ने के किरदार में दैट इज व्हाट यामी हैज डन। शी burnt herself and created a character, and I've seen that journey. I've seen it from day one. जब हम लोग लुक टेस्ट कर रहे थे फिल्म शूट से, आई थिंक अबाउट 40 दिन पहले, तो पहले इनिशियली 2-3 कॉस्ट्यूम पहने उन्होंने, शादी के अच्छे ग्लैमरस अच्छे दिखते हुए, स्माइल वेल कर रही थी, ठीक है। और फिर हमने ब्रेक लिया, कहा कि अब नो मेकअप लुक, सिर्फ आंख में काजल और रन डाउन जो कपड़े थे, जो लुक था एक उनका सेट जो दिमाग में था हमारे, एशली रिबेलो के साथ हमने बात करके किया, वो पहनकर आई। उनके चलने का ढंग बदल गया था तब तक, और तब उन्होंने कैमरे में देखा और उनकी आंखें जो थी वो बदल चुकी थी। लास्ट टाइम जब पहली बार एक्चुअली मैंने इस तरह कुछ चेंज देखा है, मुझे फैमिली मैन सीजन 2 का याद है। लुक टेस्ट कर रहे थे हम लोग, राजी का कैरेक्टर बना रहे थे समंथा के साथ। समंथा का कुछ खरा नहीं बैठ रहा था, एक चीज गड़बड़ लग रही थी, और मैंने राजी को कहा कि व्हाट इफ उनको यहाँ कट दे दें, क्लेफ्ट दे दें, बिकॉज दैट विल टेक उनके यू साथ बैक इन अब्यूज हिस्ट्री। हुआ होगा, जो कि था पेपर पे, एंड किसी ने तो मारा होगा। व्हाट इफ शी कैरीज अ स्कार? और वो स्कार आया, वापस आई। हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी बहुत सारी औरतों के बारे में जो मतलब विक्टिम्स रही हैं, जो वायलेंस हुआ था श्रीलंका में उस वक्त, और उनकी आवाज, क्योंकि उनके चेहरे काले होते थे यूजुअली, बिकॉज शैडोज में बिठा के दिखाते, चेहरे नहीं दिखाते थे, पर हमने कुछ विक्टिम्स के चेहरे भी देखे हैं। उनकी आंखें खाली थी,
आंखें मर चुकी थी, कुछ था ही नहीं, कुछ इमोशन नहीं, था ही नो नहीं था, इमोशंस। कुछ इमोशन नहीं, खत्म हो चुका था. एंड द मिनट शी केम टू कैमरा, हर बॉडी लैंग्वेज चेंज्ड एंड her eyes died. And I have goosebumps saying it. I saw the same change in मनोज बाजपेयी. जब हम लोग सिर्फ एक बंदा काफिया का फोटो शूट कर रहे थे अगेन, वो सूट पहन के आए, चश्मा पहना, और उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई और आंखें बदल गई. सेम चीज यामी में हुई. वो आई, खड़ी हुई, और जब देखा कैमरे में तो आपको यामिनी शाजिया बानो दिख रही थी. तो आई थिंक अगर आप आंखें फॉलो करें, बिकॉज ऑडियंस हमेशा आंखें देखता है, वो आंखें फॉलो करता है. सबसे बेहतरीन एक्टर्स आप देखेंगे फिल्मों में, जब फ्रेम में आते हैं वो ब्लिंक कम करते हैं. तो जब एक्टर ब्लिंक करता है तो ऑडियंस ब्लिंक करता है. जैसे आप ब्लिंक करते हो 1 सेकंड के लिए, वो मैजिक खत्म होता है, फिर वापस मैजिक शुरू होता है. मोस्ट एक्टर्स डोंट ब्लिंक. ग्रेटेस्ट एक्टर्स दैट्स लाइक ए ट्यूटोरियल फॉर गुड नहीं, बट डायरेक्शन। फैक्ट है. द बेस्ट ऑफ एक्टर्स आप देखेंगे, बेस्ट ऑफ एक्टर्स, राइट, वो लेंस समझते हैं. और जब आप लेंस समझते हैं तो आप इकोनॉमी ऑफ एक्शन को समझते हैं कि कितना ज्यादा या कितना कम करना है. आप मनोज बाजपेयी को देख लो, आप इरफान खान को देख लो. And you इरफान have खान worked का with आप all these अगर people. आई वर्क विद देम, राइट. नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो आप, जब आप उन पे फ्रेम लगाते हैं, जयदीप अलावत को देख लो, वो एक स्थिरता लाते हैं अपने में. और जो मूवमेंट होता है कंधे का या आंख का या सिर्फ आंख का, बिकॉज आई बॉल्स फॉलो कर रही हैं, एंड ऑडियंस समटाइम्स बोल ना पाए, समझ ना पाए, बट उनको दिख रहा है कि आपकी जो आई बॉल्स है, अगर मैं आपकी आंखों में देख के सिर्फ एक जगह देख के बात कर रहा हूं, राइट, और एट वन पॉइंट टाइम मुझे शर्म आई तो मैंने ऐसे देख के ऐसे देख लिया, दैट इज इट. मैंने आंखें स्थिर रखी. कुछ एक्टर्स का होता है, वो बात करते करते आपको दिख रहा है उनकी आंखें आंख पे भी जा रही हैं, होठ पे भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, वहां भी जा रही है, और ऐसा नहीं कि ज्यादा हो रहा है, वो ऐसा ऐसा ही हो रहा है, बट कुछ हो रहा है. आप उनके परफॉर्मेंस में घुस नहीं पा रहे हैं. ग्रेट एक्टर्स वो अंडरस्टैंड द वॉल इकोनॉमी क्रिएट हो ऑफ रहा है वो। एक्शन. एक एक बनाते हैं, वॉल बनाते हैं. सो ये मैंने हर ग्रेट एक्टर एक्ट्रेस में करते हुए देखा है. आप यामी को देख लो, विद्या बालन को देख लो. आई मीन they bring that in. Kajol again will hold your gaze. She'll not look in 10 directions. So जब because you talked about Irfan and you have worked with Irfan, how was like it इरफान खान के साथ काम करना, one of the greatest actor of his generation? उनमें एक स्थिरता थी. मतलब शॉट से पहले हमेशा जाके वैनिटी में बैठ के अपने, मतलब वो योग करते हुए मिलते थे मेरे को, शांति से बैठ रहते थे. सेट पे आके आराम शांति से कोने में बैठ जाएंगे, कुछ नहीं, अपनी सिगरेट पी रहे हैं बैठ के, चल रहा था उनका. He would be in the moment, he would be in the character. शॉट खत्म होने के बाद हंसी मजाक चल जाएगा. बट इरफान, मनोज, नवाज, जयदीप जैसे जो एक्टर्स हैं, इनके साथ आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. जैसे हक में यामी और इमरान, जब मैं शॉट्स लेता था, मैं जब पहली फिल्म बना रहा था अपनी, तो मैंने एक चीज सीखी कि कट बोलने की जल्दी है मत रहो. एक खिलाड़ी एक हसीना. एक लड़के का सीना. वैसे भी एक बात बताऊं आपको, वो जी. फिल्म मुझे बहुत पसंद है. थैंक यू. रीजन मुझे भी बहुत पसंद है. नहीं, उसके 20 साल होने वाले, मैंने 18 तारीख और को. इसलिए भी पसंद है वो फिल्म कि अपने समय से आगे की फिल्म थी, बहुत स्टाइलिश फिल्म थी. उतना स्टाइल जनरली उस टाइम नहीं मिलता था. और मुझे एक चीज और भी याद आ रहा है कि उसमें फरदीन खान का नाम अर्जुन वर्मा. हाँ. तो ये क्या सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइप का कुछ था उसमें? वेल, वर्मा डाला था मेरा सरने में, अर्जुन डाला था. एंड फनी पार्ट इज मेरे नेफ्यू का नाम अर्जुन है, तो मतलब मैं काफी खुश होता हूँ. तो अभी 14 साल का हुआ है. इसलिए कि मेरी पहली पिक्चर है, मैं हीरो का नाम अपने जैसा ही रखूंगा. वेल हाँ. सो ऑल्सो अर्जुन की आंख का निशाना हमेशा, और पूरी फिल्म मतलब कॉनमैन का निशाने के बारे में थी. यस यस. सो इट काइंड ऑफ वाज मल्टी लेयर्ड. बट हाँ, मतलब वर्मा जानबूझ के डाला था मस्ती करने के लिए. सो या, बट या एक लड़के से ना काफी बहुत सारी फिल्म थी. ऑल्सो मेरे लिए था कि मुझे प्रूव करना था अपने आप को डायरेक्टर की, मुझे टेक्निक आता है, ये आता है, वो आता है, और बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा था उसके अंदर में. ओवर द टाइम मैंने रियलाइज किया, जितना आप अपना क्राफ्ट को छुपाओ उतना बेहतर है. छुपाओ. डोंट लेट योर क्राफ्ट बी विजिबल. देन द स्टोरी कम्स आउट, देन द इमोशन कम्स आउट. अगर इसके बारे में थोड़ा और बताइए, क्राफ्ट छुपाने का मतलब क्या? सी एक होता है बहुत ऑब्वियसली, आप इन योर फेस, मतलब मैं डायरेक्टोरियली 10 चीजें कर सकता हूँ, मैं लाउड हो सकता हूँ, और कुछ कहानियां, कुछ सीन्स होते हैं ऐसे जहां आप
अपने आप को दिखाते हैं, लाइक दिखता है कि डायरेक्टर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, बट जितना आप ना दिखाओ इट्स सो उतना सीमलेस. सीमलेस लगता है, उतना आप कहानी में रहते हो, उतना इट्स लाइक ऑर्केस्ट्रा पीस. फिल्म इज नथिंग बट ऑर्केस्ट्रा. हर सुर, विजुअली, ऑडियो वाइज, एक्टिंग वाइज, स्टेजिंग वाइज, इट्स अ सेट पीस. एंड आप उसको एक बैलेंस में बना रहे हो, रिदम बढ़ाते हो, घटाते हो, आप दिल के साथ खेल रहे हो बेसिकली किसी के, और आपको उसको वर्क करना है इन अ वे कि कहानी की रिदम के साथ, इमोशन के साथ चलते जाए. आपका इमोशन और कहानी का इमोशन अगर अलग हो गया तो आपकी तो कहानी फिर वहीं काम फेल नहीं हो गई. बनेगा. सो यू हैव टू फिगर आउट एज अ कंडक्टर कि आप कर क्या रहे हैं, राइट. उसके अंदर आप जितना सीमलेसली कर ले उतना बेहतर है. एंड क्राफ्ट आई थिंक is something I've been learning over time and trying to get better at it. And I'll keep trying to. But it's one of the things जो unconsciously I think आता है. आपके अंदर I think एक confidence जितना आप काम करते हैं उससे. There is this thing about your filmography that I have noticed, that you have done many firsts in your journey so far. जैसे एसिड फैक्ट्री भी था. एसिड फैक्ट्री का जो प्रीमाइस था, या आत्मा, वो सुपर नेचुरल में इस तरह का एक्सपेरिमेंट. सो ये क्या चीज़ है कि अच्छा मुझे ये भी कर लेना है, मुझे वो भी कर लेना है, हर तरह के जॉनर में मैं करूँगा. भाई मैं लिमिटलेस हूँ, मतलब मैं जॉनर एग्नोस्टिक हूँ, मुझे आपको हर पता है चीज हमारे पसंद है. इस पॉडकास्ट का नाम लिमिटलेस है. Are you serious? यस. वेल मैंने आपको टैगलाइन दे दी, बट नहीं, मुझे हर चीज पसंद है. आई थिंक जिंदगी में जितने रस हैं, अगर आपने नहीं जिए, नहीं देखे, नहीं एक्सपीरियंस किए, तो फिर आपने जिया नहीं. मेरे में एक लस्ट फॉर लाइफ है. आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 4.5. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, तो मुझे जिंदगी जल्दी जीनी थी, अच्छे से गहराई से ये जीनी थी. मुझे याद है कि एक बार आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम सीइंग माय किड ग्रोइंग, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था. ऐसा क्यों लगता था? आई थिंक when as a child you lose someone very early in your life, एक डर बैठ जाता है, राइट. So he was what, 36 when he passed away. I was 4.5. My sister was 9 months old. So मेरे में जीने की जो एक लस्ट है हमेशा से रही है, एक्सपीरियंस करने के लिए एक जो मतलब चाह रही है लाइफ को, वो एक अलग लेवल पे रही है, और मैं उसको वैसे ही जीता हूँ. बिकॉज आई हैव रियलाइज कि लाइफ में आई डोंट वांट टू बी हॉन्टेड बाय टू वर्ड्स व्हेन आई लुक बैक. व्हाट इफ. मेरी लाइफ में इस वक्त आज की तारीख में कोई व्हाट इफ नहीं है, ना कोई रिग्रेट्स है. गलती की, जान के की, अच्छा किया, जान के किया. और अगर आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं. लाइफ में मैं फेल भी काफी हूं, और फेलियर ने मुझे सब कुछ सिखाया. सक्सेस कुछ नहीं सिखाती. सो इट कम्स डाउन टू दैट, राइट, ऑफ हाउ यू डील विद लाइफ. Also, when I look at your filmography, web series, writing, relentlessly, मतलब काम हो रहा है बहुत ज्यादा. मतलब इतना लोग नहीं मेरे करते लिए हैं. काम नहीं है. लोगों को लगता है बहुत ज्यादा काम करता हूं, मैं तो खेल रहा हूं. पहले लोगों को मैंने आइडिया दिया था कि मतलब मैं तो मतलब मुफ्त में भी कर दूं, जो गधेपने का आइडिया है. अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो कोई इज्जत नहीं करता आपकी. मुफ्त में कुछ काम मत करो. बट मेरे लिए मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग. मतलब मेरी जिंदगी है, आई लिव. एंड राइटिंग, डायरेक्टिंग, बीइंग इन फिल्म मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो आप अगर मुझसे पूछ रहे कि तो आप इतना ज्यादा जी रहे हो, तो अच्छा है ना, मैं जी रहा हूँ. नहीं, ये तो काम अच्छी नहीं बात है. हाँ, तो ये काम है ही नहीं. मतलब मुझे तो लग रहा है मैं कम जी रहा हूँ. मुझे 10 चीजें और करनी चाहिए. अगर मैं दिन में अगर 100 घंटे होते तो मैं 90 घंटे और काम करता. मतलब जस्ट इमेजिन, अगर आप दिन का 8 घंटा भी सोते हैं, आप अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट आधी जिंदगी आप सो रहे थे, या 40% जिंदगी सो रहे थे. वो अपने आप में कितना स्कैरी थॉट है. मैं 2-3 घंटे ज्यादा सोता नहीं हूँ, और मैं 2-3 घंटे ज्यादा आई थिंक 8-9 साल की उम्र से नहीं सोता. अब इससे पहले कि मेरा सेल्फ रिफ्लेक्शन का जर्नी बन जाए, सेकंड, जो आपको पहली फिल्म कैसे मिली थी? एज अ राइटर की डायरेक्टर? एज डायरेक्टर. एज डायरेक्टर एक्चुअली राइटर की बताता हूँ, वही मजेदार कहानी है. बिकॉज मैं rediff.com में जब काम करता था, और मेरी लाइफ में मनोज बाजपेयी बार बार आते रहे अलग अलग पड़ाव पे. दिल पे मत ले यार रिलीज होने वाली थी, और रीडिफ में मैंने सोशल मीडिया लिटरली इस देश में लेकर आया हूँ. रीडिफ चैट के द्वारा मैंने कुछ 1000 चैट इवेंट्स किए हैं, चैट रूम्स रन करता था, चैट जॉकी हुआ करता था. तो मनोज बाजपेयी का चैट
होने वाला था, और उस जमाने में लैपटॉप नहीं हुआ करते थे, आप सीपीयू पूरा हाँ, वो सब लेके कंप्यूटर सब उठा बैठते के थे। लेके जाया करते थे एक्टर्स के पास। तो मनोज ने कहा कि मेरा डायरेक्टर दोस्त हंसल है, उसके घर में कंप्यूटर है, क्योंकि हंसल के डैडी का एक्सपोर्ट फर्म था, जर्मनी से कनेक्शन था, तो उनके घर में टीसीपी आईपी ची 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 चै 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 वाला जो राउटर था वो सब था, एंड उनके घर में करने का चैट का वो हुआ प्लान। मनोज का चैट किया, मनोज चैट करके निकल गए। हंसल मेरे रिव्यू पढ़ा करते थे रेडिफ पर। रीडिफ पे। मनोज जाने के बाद हम ले कि हाय सुपर हंसल, मैं कहा हंसल, एंड ही सेज कि मैं तेरे रिव्यू पढ़ता हूँ, आई लाइक रीडिंग रिव्यूज। तो हमने सिनेमा की बातें चालू की। हमने बात शुरू की कुछ 8-9 बजे, हम लोग रात के 1:30 बजे तक बात कर रहे थे, और जाते जाते दरवाजे पे मैं बाय बोल रहा हूँ उसको, और बोलता है फिल्म लिखेगा। मैंने कहा मैं तो कहानी लिखे बैठा हूँ, उसने कहा, कल आ जा। उस वक्त हंसल अबे देओल की डेब्यू सपोजिट डायरेक्ट करने वाला था हैरी बवेजा जी के लिए। उस कहानी पे हमने काम शुरू किया। वो फिल्म तो कभी बनी नहीं। इन द मीन टाइम उनके एडीज ने एक कहानी पढ़ी मेरी, एक रात वो लोग परेशान थे कि क्या करे क्या करे क्या करे, छल के 10 पेज की कहानी मैंने छोड़ के गया था, और अंडर कवर कॉप के बारे में। और हंसल का एक प्रोड्यूसर आया कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ में फिल्म बनाएगा तू। हंसल ने वो कहानी पढ़ी, एडीज ने कहा कि ये बहुत अच्छी है, बनाओ। हंसल ने कहा कि ये बनाते हैं। मैंने 15 दिन में स्क्रिप्ट लिखी, रिवाइज करते रहे, और मैंने खूब सारे रात के सीन इसलिए लिखे बिकॉज मैं शूट पे जाना चाहता था। तो दिन में मैं रीडिफ में नौकरी करता था, रात को शूट पे जाता था, जिम पे जाके सोता था ऑफिस के, वापस से करता था। सो आई हैड अ सपोर्टिव एडिटर, ही हेल्प मी आउट। बट तो इस तरह मेरी पहली फिल्म हुई। उसी वक्त राम गोपाल वर्मा का इंटरव्यू किया, वो दयम की मिक्सिंग कर रहे थे, और दयम का शॉट देखा मैंने एक, और मैंने कहा ये तो पेट सिमेट्री है। रामू कूदे। पेट सेमेट्री स्टीवन किंग की फिल्म का नाम है, जहाँ मतलब जब जानवर मर जाते थे तो लोग उनको बरी कर देते थे दुख के मारे, और जानवर वापस आ जाते हैं। अब इस आदमी का बेटा मरता है, उसको बरी करता है, बेटा वापस आ जाता है। इट्स अ मंकीज पॉ काइंड ऑफ सिनेरियो, राइट? सो मैं तो मतलब स्टीवन किंग का नंबर 1 फैन हूँ। तो रामू ने कहा कि हाउ डू यू नो दैट? तो मैंने अपना प्रेस कार्ड दिखाया। मेरे प्रेस कार्ड में मेरा फोटोग्राफ नहीं, स्टीवन किंग का फोटोग्राफ हुआ करता था। तो वहां से स्टीवन किंग की बातें हुई। मेरे लिए लिखेगा? बिल्कुल लिखूंगा। तो ये सब साइमल्टेनियसली चीजें हो रही है, राइट? रामू के साथ मैंने 7-8 महीने बिताए लिखते हुए, 3-4 चीजें लिखी। और रामू मेरा फिल्म स्कूल है। रामू से जो मैंने सीखा, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टेजिंग, अंडरस्टैंडिंग सिनेमा, एंड रामू एक ऐसे इंसान है जो आपको सिखाते नहीं है। उनका है कि अगर मुझसे जो तुम्हें सीखना है सीख लो, नहीं सीखना मत सीखो। मतलब मैं ऑब्जर्व अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ, तुमने जो समझा समझ लो। ही इज अनअपोलोजेटिक एंड ही इज अ जीनियस, एंड आई लर्नड एवरीथिंग दैट आई कुड फ्रॉम हिम। रामू भी सेम टाइम पे हुए। उनको उस वक्त फिरोज खान साहब से बात हुआ करती थी, कुछ फरदीन भी उनके साथ काम कर रहा था। फिरोज खान साहब एक राइटर ढूंढ रहे थे, खान साहब से मुलाकात हुई। तब तक रामू की मैं 2-3 फिल्में सपोजिटली लिख रहा था, हंसल की फिल्म लिख रहा था, और लोग जानने लगे थे कि एक राइटर है राइटर है। खान साहब ने बुलाया, खान साहब को मैंने सबसे पहले मना कर दिया। मैंने कहा कि सर मैं तो बहुत कुछ लिख रहा हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ। खान साहब हंसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले संडे आ, खाना बनाता हूँ तेरे लिए। उन्होंने मिली अफगानी चिकन बनाई। ये हम लोग बात कर रहे हैं फिरोज खान की। खान साहब की, जी। उनके पास अगले संडे गया, वापस गया, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, मैंने रिएक्शन दिए। उन्होंने नहीं बोला लिख। उन्होंने खाना वाना खाया, फिल्म डिस्कस की, ऑस्कर वाइल्ड दुनिया भर की बातें की, मैं चला गया। अगले संडे वापस बुलाया, वापस गया। वापस उन्होंने कहा कि तूने तो कहा था, मैंने ये किया। मैंने कहा अच्छा चल के इसमें ये होना चाहिए। मैंने गाने सुनाए, मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वापस खाना बनाया, वापस बात की, वापस चला गया। उसके अगले संडे बुलाया। इस बार जब बातें खत्म हुई, उन्होंने एक चेक दिया। मैंने कहा तू मेरी फिल्म तो वैसे भी लिख रहा है, तो पैसे मिलते ले। अच्छा, इतनी देर में जो बैक एंड फोर्थ हो रहा है। तो उन्होंने जिस तरह प्यार और जो स्नेह दिया, मतलब ही अडॉप्टेड मी, एंड he was one of the closest mentors, friends I had. I have met people in my life whenever I needed them. Hansal ho, Feroz Khan ho, Ramu उस वक्त के लिए. People have kept coming in my life like angels. So इस तरह मेरी राइटिंग की शुरुआत हुई. अब उस दौरान जानिशीन के फरदीन दोस्त बन गया. खान साहब मुझे बहुत पसंद करते थे. What was he like in real life? He was the nicest human being you could ever meet. He was passionate, unapologetic, and he lived his life openly without any lies or any apologies. He was the greatest gentleman any woman could meet. He could charm anybody. Women from 80 to 18 would be charmed by him because he was respectful. He would gaze into their eyes. He would talk respectfully. When he held their hands, they would just melt.
मतलब जो स्क्रीन पर हम देखते थे एक्सटेंशन था उसका। मतलब वो उनसे ज्यादा नेक और अच्छा इंसान मिलना मुश्किल होगा, और वो सच्चे पठान थे। अगर आपको प्यार करते थे तो आपके 100 गुना माफ, अगर आपको नहीं पसंद करते तो भैया प्लीज हट जाओ, सामने ही मत आओ, बेटर है, कभी पसंद नहीं करेंगे आपको। वो फॉर लाइफ वाला चक्कर था उनका। सो ही वाज अ रियली अमेजिंग, वन ऑफ हिज काइंड, लास्ट ऑफ हिज काइंड रादर। सो वो आए। अब जब मैंने एक फिल्म लिखी तो मैं फरदीन के पास गया, फरदीन ने हाँ बोला, खान साहब ने 18 साल बाद किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ काम किया, उन्होंने हाँ बोला। तो मेरे पास स्क्रिप्ट थी, एक्टर थे, जब मैं पीएनसी के पास गया और मेरी पहली फिल्म बनी। तो इस तरह मेरी पहली फिल्म एक छड़ी का सीना ऐसे बनी, और दूसरी फिल्म ऐसे बनी कि हंसल बिकेम सीईओ ऑफ व्हाइट फेदर फिल्म्स ऑफ संजय गुप्ता, तो उसने बुलाया डायरेक्ट करने को, तो मैं वहां चला गया। सो इट्स बीन अ Acid सीरीज ऑफ Factory. कोइंसिडेंसेस, राइट। इन द मीन टाइम आपको याद है हरी बाबा के लिए हंसल बना रहे थे, अबेडियल की डेब्यू फिल्म, राइट। साइनिंग लिए बैठे थे, वो फिल्म नहीं बनी। हैरी ने मुझे बुलाया, उसने कहा सुपन तेरी ये फिल्म लिख रहा है, हमें एक यूथ कॉमेडी बनानी है। तो मैंने अपने सारे यूथ के जितने भी एक्सपीरियंसेस लेके मैंने ये किया और लिख दी, तो वो बन गई। उस दौरान मैंने उनको एक कहानी सुनाई, वो कहानी उनको पसंद आई, उन्होंने अजय को सुनाई, अजय ने कहा हम एक फिल्म बना रहे, सुपन से लिखवा ले, तो कयामत बनी। तो हैरी बाबा ने मुझे बोला कि अजय देवगन, सैफ अली खान, सुनील शेट्टी, द रॉक, डन। तो मैंने उसको तोड़ मरोड़ के, मतलब वो जमाना डीवीडी वाले रीमेक्स का था, तो उस कहानी को उस तरह तोड़ा गया, सैफ नहीं बदला, और आई थिंक उसमें फिर आशीष चौधरी आए थे, वो जाके सुपरहिट बन गई। इन द मीन टाइम जो कयामत का डीओपी थे संजय एफ गुप्ता, जो कि बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस बनाते थे, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, उनको डेब्यू करना था, वो भी हैरी प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको कहानी चाहिए थी। संजय एफ गुप्ता लव स्टोरी बनाना चाहते थे, मैंने बेमन से एक लव स्टोरी की कहानी बनाई, मेरे मन में एक ऑलरेडी एक्शन फिल्म थी, और जॉन उनके साथ काम करना चाहता था। हम जॉन के पास गए नरेशन के लिए, आधा घंटा नरेशन सुन के जॉन संजय को देखता है, बोलता है जॉन, अपना संजय, कांट वी डू एन एक्शन फिल्म ब्रो? तो मैंने कहा रुको, ये रखो अभी है और मैंने करम सुना दी, तो जॉन ने करम के लिए हाँ बोल दिया। करम भी अपने हिसाब से बहुत गॉथिक लुक वाली अलग ही टाइप की फिल्म थी वो भी। सो इस तरह करम हो गई। सो अगेन सीरियस कोइंसिडेंसेस। अजय, इन द मीन टाइम कयामत हिट हुई, रोहित शेट्टी वाज लुकिंग फॉर अ फिल्म, जमीन, और मैंने अपने दिमाग में सरफरोश पार्ट 2 लिखी थी, बिकॉज़ द लास्ट स्टोरी आई कवर्ड एज अ जर्नलिस्ट इन रीडिफ वाज IC814। तो मैंने जाके वो कहानी अजय को सुनाई, अजय को पसंद आई, उसने रोहित को भेजा, रोहित ने सुनी, इस तरह जमीन हो गई। तो मेरी लाइफ हैज बीन अ सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस ऑलवेज। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, लाइफ में कोई वेस्टेड नहीं है। इसीलिए जब भी फेलियर हो लाइफ में, आप बढ़ते रहो। अगर आप स्थिर हो जाएंगे, जिंदगी तो वैसे ही बढ़ने वाली है। You have to keep moving on for life to happen. That domino effect can only happen if you are in motion. And that's my greatest learning. So I always keep moving. I would also like to bring you to आत्मा। आत्मा का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा इंडिया के लिए मतलब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नया था। So what was the thought process आत्मा like? मैंने रामू के लिए लिखी थी। I set a horror film in an apartment building and everything. And उन्होंने अपना वर्जन ऑफ भूत बनाई, मैंने अपनी वर्जन ऑफ आत्मा उसके 10 साल बाद बनाई। सो मेरे लिए वो स्क्रिप्ट हमेशा लिखी हुई थी। मेरे लिए दिमाग में एक लास्ट सीन आया था हमेशा से पहले से, of a mother sacrificing her life because the only way you can fight a ghost is by becoming one. Okay. So the shot of her hitting her head on a padded cell and killing herself वो was a है कि visual in वो my वहाँ head. पे दोनों जुड़ So I गए। wrote the whole film backwards. And उसके अंदर भी कास्टिंग में हमने खेला हम लोग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जब मैं नवाज भाई के पास गया तब आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज होने वाली थी। हाँ, मेरे ख्याल से 1-2 महीने का ही आगे पीछे का कुछ था। तो मैं नवाज के पास गया और जयदीप के पास गया, और जयदीप भी थे उस फिल्म के अंदर। नवाज भाई वाज लाइक, तू मेरे साथ बना रहा है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरी बीवी कौन है? मैंने कहा बिपाशा बासु। तो क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं सूट वूट पहनेगा। ही वाज लाइक, मैंने तेरी एसिड फैक्ट्री देखी, तूने इरफान भाई को सूट पहना है, जैकेट पहना है, चश्मे पहना है, एकदम स्टाइलिश बनाया। मुझे भी पहना। मैंने कहा आप स्टाइलिश तो नहीं होगे, लेकिन आप शूट अच्छा करूंगा, आप टेंशन मत लो। तो नवाज भाई इस तरह आ गए। जयदीप, मतलब अगेन जयदीप के साथ दिल का रिश्ता था, जिस तरह मिले हम लोग खूब मजा करके काम करते थे। सो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। सो या मेरे लिए आत्मा एक बहुत ही इमोशनल कहानी थी, मोर देन अ हॉरर फिल्म। इट वाज अ इमोशनल जर्नी ऑफ अ मदर्स लव। आत्मा वाज प्रोजेक्टेड लाइक दैट ओनली। आत्मा को कभी भी ऐसे सुपर पैरानॉर्मल और ये सब किसी ने नहीं कहा, उसे बोला ये इमोशनल फिल्म है। उस वक्त राज 3 सब रिलीज हो रही थी, तो दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट एज अ हॉरर फिल्म, एंड आई केप्ट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट लाइक अ साइकोलॉजिकल इमोशनल थ्रिलर। बट वो अपने आप में एक जॉनरा, मतलब अलग सा वाला चक्कर है।
but yeah, it's something that I'm very proud of. एंड यू हैव हैड योर फेयर शेयर इन वेब सीरीज ऑल्सो, एकदम शुरुआत से ही कौशिकी और इस तरह के बहुत सारी चीजें आपने I बनाई. think वेब सीरीज, आई थिंक सबसे शुरुआती वेब सीरीज देश की मैंने बनाई है योक्यो ओब्रो, अपार शक्ति, गौरव पांडे के साथ वूट के लिए. तब मोनिका शेरगिल और टालिया भाभी जो आप मतलब नेटफ्लिक्स की कारोबार संभालते हैं, वो तब वूट के हेड्स थे. और वूट इस देश में आया नेटफ्लिक्स अमेजोन सबसे पहले, तो उनके लिए मैंने 2 वेब सीरीज बनाई थी. और उसके बाद मैं निखिल अडवाणी के लिए हंसमुख लिख रहा था. और उसके बाद फैमिली मैन सीजन 2 के लिए उससे पहले एक्चुअली राजन डीके ने एक टीवी शो बनाया था, डर सबको लगता है. तो उसके मैंने 4-5 एपिसोड डायरेक्ट किए, क्योंकि ईच एपिसोड इंडिविजुअल स्टोरी, और बिपाशा के सारे सेगमेंट्स मैंने डायरेक्ट किए थे, उनके लिए प्रोमोट शूट किए थे. तो राजन डीके मेरा पुराना एसोसिएशन है, और जब वो गो गॉन बना रहे थे तो उससे मैंने बॉस डी के मैं एक्टिंग की थी उसके अंदर. हाँ, मुझे याद है. तो वो अलग से हुआ था. तो उनको मैं 18 साल से जानता हूँ. सीता मेरी कलीग थी रीडिफ में. तो राजन डी के जब इंडिया आए थे यूएस से, हम तब से दोस्त हैं. तो या गो गॉन हुआ, फिर डर सबको लगता है हुआ. और इसी दौरान मतलब जब वेब सीरीज कर रहा था मैं, तो डीके का फोन आया. डीके और मैं एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं. कि हम लोग एक वेब सीरीज बना रहे हैं और सीजन 2 करने वाले हैं. हम लोग अभी 1 एडिट कर रहे हैं, तो तू आजा देख ले और फिर बता तू लिखेगा डायरेक्ट करेगा. मैंने कहा डन, आता हूँ. मैंने देखा, हम लिखना शुरू किया. हमने पहला स्केड्यूल खत्म कर दिया, फिर सीजन 1 रिलीज हुआ. तो लोग पूछते हैं कि सीजन 1 का प्रेशर था. मैंने कहा भाई हमारा सीजन 1 तो मतलब हमारे पहले स्केड्यूल खत्म होने के बाद पहले से रिलीज ready हुआ, था. इसलिए प्रेशर नाम की चीज नहीं थी. बट हाँ, सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर देयर. सो ये चीज चलती गई. सो द फैमिली मैन जैसे लेजेंडरी शो है, जी. बहुत उसके फैन हैं दुनिया भर में. सेकेंड सीजन जब आप उसको एज राइटर एज डायरेक्टर आप क्लोजली एसोसिएटेड थे, सो तब ये लगा कि पहले सीजन में ये हुआ है, अब इसको थोड़ा और ऊपर नॉच ले जाएं, इमोशनल एंगल ज़्यादा होना चाहिए. एज राइटर एज डायरेक्टर आपका अप्रोच क्या था? आई थिंक जब मैं उस शो में आया तब सुमन ने कहानी का स्केच पूरा ड्रॉ कर रखा था, एंड हम लोग डीप डाइव कर रहे थे. और एक सब्जेक्ट मैटर ऐसा था जिसके अंदर ऑलरेडी मतलब मुझे ही बहुत टाइम से इंटरेस्ट था. सो आई न्यू अबाउट द एंटायर तमिल टाइगर मूवमेंट. एंड ये जॉनरा मतलब ऐसा है कि मतलब राज डीके और मैं एक ही भाषा बात करते हैं, हम एक ही लिंगो सेम है, सब सेम है. टर्म्स सो भी. सब कुछ मतलब सी ऑनेस्टली इट वाज द ग्रेटेस्ट मैरिज. फर्स्टली तो राज एंड डीके मतलब द बेस्ट हस्बैंड वाइफ कपल है मेरे हिसाब से. एक इमोशनल है, एक लॉजिकल है. तो अगर मेरे पास इमोशनल आइडिया होगा तो मैं एक के पास जाऊंगा, लॉजिकल आइडिया होगा तो एक के पास जाऊंगा. कौन है इमोशनल, कौन है लॉजिकल? डीके लॉजिकल है, राज इमोशनल है. तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि आपको कौन सा आइडिया किसको किधर डालना है. बट दोनों को हाई कॉन्सेप्ट का शौक है, इसलिए हाई कॉन्सेप्ट आइडिया आप इसके बाद ले जाओ, उसके बाद ले जाओ, दोनों हाँ बोल देंगे. लॉजिकल है तो इधर जाओ, और इमोशनल है तो उधर जाओ, और कुछ नहीं. एंड समटाइम्स ही अग्री, समटाइम्स ही डजंट अग्री, बट आफ्टर हाफ एन आवर दिल बहुत कम अराउंड अपना आपस में बात करके दे ऑलवेज टॉक द सेम लैंग्वेज. उनके बीच में कोई नहीं आ सकता. टच वुड. एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, राइट? बिकॉज जब फैमिली मैन जिस तरह हमने काम किया, देयर वाज नो रूम फॉर ईगो. इट वाज ऑल अबाउट इसको बेटर कैसे करें. और फिर मनोज बाजपेयी जब हमने स्क्रिप्ट लिखी आए, फिर उन्होंने अपने मतलब आइडियाज दिए कि एंड आई डोंट थिंक इस देश में मनोज बाजपेयी से बेटर कोई डायलॉग राइटर है. डायलॉग राइटर, उनके साथ आप इम्प्रोवाइज करो और खेलो, कितना मजा आता है. अगेन जब हम शूट करते थे तो मनोज बाजपेयी और शारे भाशमी जब होंगे तो मैं टेक जब वो हंसने लगते थे या छोड़ दे देते सीन को, तब मैं कट बोलता था. सेम चीज हक में की मैंने बहुत सारी जगहों पर. यामी और इमरान को मैं सीन हो गया मेरा, मैं कैप्चर कर रहा हूँ, बट मैं कट बोलने में जल्दबाजी नहीं करता था. ये मेरी लर्निंग एक्चुअली पहले 4 दिन ऑफ एक खिलाड़ी हसीना के शूट के बाद हुई, जो मैंने फिल्म पे शूट की थी. डिजिटल नहीं थी वो फिल्म, 35 पे शूट हुई थी. मेरे एडिटर ने मुझे समझाया, हेमल कोठारी, कि तू जल्दी काट मत. मैं समझ रहा हूँ कि तू फिल्म पे शूट कर रहा है तो इट्स कॉस्ट इफेक्टिव और उतनी कैन तेरे पास है वगैरह वगैरह, बट समटाइम्स एक आध फ्रेम से चेंज मेरा भला हो जाता है. तो मैंने धीरे धीरे वो अपने अंदर कल्टीवेट किया कि वेट. और डिजिटल के बाद तो मतलब वेट का टेंशन ही नहीं. मतलब हाँ भाई, वेट एक्टर अगर दे रहा है तो निचोड़ लो और ले लो वाला चक्कर है. एंड ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू इज मैं रिहर्स ज्यादा करता हूँ, टेक्स कम लेता हूँ. बिकॉज समवेयर एक्टर्स गिव देयर ऑल. जब वो टेक कर रहे हैं तो सबको सेट कर लो. कैमरा टीम रेडी हो गई, लाइटिंग रेडी हो गई, हर डिपार्टमेंट रेडी है, एक्टर्स, क्यूज, व्यूज, मार्क्स सब रेडी है. बिकॉज देन आपका एक तो टाइम बचता है,
आपको हर एक्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है. मुझे मल्टी कैमरा सेटअप यूज करने का शौक है, तो मुझे पता है हर एक्टर अलर्ट है. ऐसा नहीं कोई एक्टर वेट कर रहा है कि अभी मेरा क्यू होगा तब मैं एक्टिंग करूंगा. कुछ चेहरे पे दिख जाता है कि ये वेट कर रहा है. अगर उसको पता है उसके मुंह पे कैमरा है तो पहले शॉट से मुझे रिएक्शन दे रहा है. पीपल आर लिसनिंग बिकॉज हाफ ऑफ एक्टिंग इज जस्ट लिसनिंग. बिकॉज इफ यू लिसन देन यू रिएक्ट राइट. बिकॉज वही कर रहे हैं आप, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं. अब इट्स नॉट लाइक ही इज वेटिंग फॉर हिज क्यू टू रिएक्ट. He'll react accordingly. स्पॉन्टेनियसली करता Spontaneously. और जितना आप वो इनकलकेट करते हैं अपने एटमॉस्फेयर के अंदर, it gets a lived in quality in general. So yeah. I will also bring you to The Trial. The Trial में आपने काजोल के साथ काम किया और so how was the experience like? So काजोल और मेरा पहली मीटिंग Zoom कॉल पे हुई क्योंकि कोविड चल रहा था उस वक्त. एंड I told her my vision of Noenika Sengupta कि this is how I see her और मुझे ये करना है. और लकीली क्योंकि गुड वाइफ ऑलरेडी आ चुका था, मैं काफी कुछ क्रंच कर सकता था, चीजें ग्राफ कर सकता था. बिकॉज उन्होंने भी लिखते लिखते कुछ कैरेक्टर्स डिस्कवर किए, कुछ आर्क्स डिस्कवर किए. वो आर्क्स हमारे पास ऑलरेडी थे तो उनको लाना था. काफी सारी चेंजेस करने थे बिकॉज जो ओरिजिनल कहानी है वो आज की तारीख में मतलब मेरा विल का कैरेक्टर कैंसिल हो जाता. ऑफिस रोमांस है, बहुत कुछ है, राइट. सो वी वीव्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, चेंज्ड, ट्वीक्ड, अडैप्टेड एंड इंडियनाइज्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल. एंड काजोल मैंने रियलाइज किया वर्क्स ऑन एनर्जी एंड ट्रस्ट. अगर आपकी और काजोल की एनर्जी मैच कर गई, शी इज मैजिक. सो शी ऑलवेज वर्क्स विद पीपल who she sees eye to eye with, who can understand her and she can understand them. And she's a very instinctive actress. मतलब वो beyond a point over prepare नहीं करती हैं. और जब कैमरे के आगे आती हैं, the camera loves her. और ये एक ऐसा God given चीज है कि it's not something that you can. I think she's born with it. She was born for the camera. परफॉर्मर है, born performer. Born performer है. And she is magic. It comes from within. Again, आंखें. When you see Kajol's performances, you're following her eyes. Right. And you can't take her eyes off her. She'll captivate you. She'll hold you. And that's magic. You have worked with people who were from film industry. And then you also worked with people जो बाहर से आए, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई. क्या डिफरेंस होता है? ऑनेस्टली चीज कहूं मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आता है ये सारा डिबेट. क्योंकि हमेशा ये डिबेट उठता रहता है. इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन, वही संभालते हैं. एक्टर का बेटा अगर एक्टर बने, डायरेक्टर बने, इस इंडस्ट्री में आए, वो यही देखकर बड़ा हुआ है. उसको यही बिजनेस उसको यही आता से ज्यादा इंटरेस्ट भी हो सकता है. समटाइम देख के मजा आता है. सो व्हाई नॉट? यस, आपको जो एक्सेस है, शुरुआती एक्सेस है, वो आसान मिलता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है. यस, बट आफ्टर द फर्स्ट आप सब कतार में हैं. अगर आप में टैलेंट है तो ग्रेट, वरना यू बैक टू स्क्वायर वन. योर स्ट्रगल्स आर मोर कंपाउंडेड. बहुत सारे लोगों और को बढ़ जाता जानते है हैं. आपके ऊपर कि अरे मतलब इसको तो आसान था, इसने नहीं कर पाया. सो आई डोंट ग्रच और डोंट सी एनी डिफरेंस. एट टाइम्स प्रोड्यूसर्स क्यों जाते हैं you know people from pedigree? because उनको एक इनबिल्ट ऑडियंस मिलता है. Right. जिस तरह आज प्रोड्यूसर्स जाते हैं कास्टिंग में कि इस इंस्टाग्राम फॉलोअर इतने हैं. राइट. एक नंबर है, एक इंटरेस्ट ग्रुप है. एंड ऑफ द डे अंडरस्टैंड दिस, ये एक बिजनेस है. इस बिजनेस में नंबर्स पुल इन करने पड़ते हैं, जिसके अंदर मार्केटिंग अपने आप में एक कॉस्ट फैक्टर है. उस मार्केटिंग में अगर आपके पर्सनैलिटी में एक्स नंबर का इंटरेस्ट पहले से है तो आपको काफी कुछ ऑलरेडी इनिशियल थ्रस्ट तो मिल गया, एक थ्रस्ट मिल गया है. सो इट कम्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, इट डजंट कम फ्रॉम अ टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू. बट इफ यू आर टैलेंटेड, मतलब आप बताइए, आलिया भट्ट नेपो है, रणबीर कपूर नेपो है, बहुत टैलेंटेड, ऋतिक रोशन नेपो है. आई मीन है, बट उनके बगैर इस इंडस्ट्री को इमेजिन कीजिए. अल्लू अर्जुन, मतलब साउथ में तो सारे दिग्गज स्टार्स हैं, सब कम फ्रॉम फिल्म फैमिलीज. एंड हमारे अगर आप देखो, अजय देवगन के बिना आप इंडस्ट्री इमेजिन कर सकते हैं, सलमान के बगैर इमेजिन कर सकते हैं, आमिर खान के बगैर. मतलब दीज आर सेमिनल एक्टर्स, दे प्रूव देयर वर्थ इन गोल्ड. ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई हाँ ठीक है चल गया फ्लूक, नहीं. दे आर पिलर्स.
of, and they are talented, they are hardcore talented, hardworking people. जिंदगी लगा दी इन्होंने अपनी. मतलब राज कपूर साहब के डैडी पृथ्वीराज कपूर थे, राइट, पर राज कपूर साहब ने सिनेमा को शेप किया है. शेप किया. सो ये डिबेट बहुत ही मेरे लिए डिबेट है ही नहीं. इट्स नॉट डिस्कशन. नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये नहीं था कि बट दे कम प्रिपेयर्ड, दे हैव अ बेटर स्लाइटली बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट मेहनत उतनी करनी पड़ती है, सो इट डजंट मैटर. जो जैसे जो बाहर से जो लोग आएंगे, हो सकता है उसमें से कईयों ने कभी सेट नहीं देखा हो, तो उनको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर आपकी है कि आप मतलब रीडिंग्स करेंगे उनके साथ. जैसे अभी वर्तिका जो हक में है वो नहीं है, सो मैंने क्या किया कि उसके वर्कशॉप्स कराए एक्टिंग के, उसके साथ वक्त बिताया सीन्स पढ़ के, और उसको मैंने सेट पे पहले ही शूटिंग के उसकी अगर शूटिंग आज से 1 हफ्ते बाद हो रही थी तो उसके 1 हफ्ते पहले ही सेट पे बुला लिया था कि तू सेट पे आ जा, एंड हम लोग get absorb the complete mood and mahal, so that you can kind of get an understanding of it. So that's how you do it, and that's your responsibility as a filmmaker. मुझे आपके फिल्मोग्राफी में मैं देखता हूँ बहुत सारी राइटिंग है, उसमें 3 बहुत मजेदार चीजें दिखती है. एक अगली और पगली, और एक लुटेरे जो शो है, और लव स्टोरी 2050. हाँ. मैं तीनों की कहानी समझना चाहता हूँ कि क्या. So, अगली पगली तो बेसिकली मेरे को डायलॉग्स के लिए बुलाया था. इट वाज एडेप्टेशन ऑफ माय सैसी गर्ल, व्हिच वाज अ नाइस फन फिल्म, एंड उसमें मेरे को डायलॉग्स लिखने में खूब मजा आया. तो निचोड़ के मजेदार डायलॉग्स लिखे, मल्लिका शेरावत और रणवीर शोरी, मतलब काफी फन फिल्म है, मजेदार फिल्म है, राइट. तो खूब सारे मजेदार डायलॉग्स लिखने को मौका मिला उसके अंदर मेरे को. लव स्टोरी 2050 हैरी जी के साथ मैं 3 फिल्में कर चुका था, करम, कयामत, ये क्या हो रहा है. तो जब वो अपने बेटे हरमन को लॉन्च कर रहे थे, और हरमन ये क्या हो रहा है में ईपी था, 19 साल का था, और रात को मतलब एक आधा रात रोता भी था, कोई डैडी की मिस कर रहा था, तो हम लोग उसको मतलब पुचकार के, नॉट दैट हम लोग मतलब बड़े थे, हम भी मतलब 20 साल की थे, बट उसको पुचकार के प्यार करते थे. हम दोनों का कार में एक क्रैश भी हुआ था, दोनों का बैठ के रात को. क्या क्रैश कैसे हो गया ये बताइए. हम लोग मैं हरमन और हमारे जो लोकेशन मैनेजर थे उनकी गाड़ी वो ड्राइव करके लेके जा रहे थे रात को, और बारिश होती है, काफी बारिश होती रहती है मॉरिशस में, और रात का वक्त था, हम होटल की तरफ जा रहे थे, और द व्हील्स लॉक्ड और ब्रेक्स फेल्ड, और आई थिंक उनकी गाड़ी में कुछ तो गड़बड़ थी, बिकॉज द एयरबैग्स डिडंट रिलीज, जिसके लिए बाद में लोकेशन में काफी सारे पैसे मिले जो हमारे पास नहीं है, बट कोई बात नहीं. तो मैं आगे बैठा था, तो मेरा फेस हिट किया डैशबोर्ड को, हरमन पीछे बैठा था, उसको विप्लैश हुआ, बट हम सब अगले दिन फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे भी आ गए. सो वो अलग बात है. बट तो हरमन तो मतलब भाई की तरह है, नो हिम वेरी वेल. सो हरी जी ने कहा कि मतलब मैं एक पूरी टीम ऑफ राइटर्स असेंबल कर रहा हूँ, एंड आई वांट टू एडिट विद यू बिकॉज तू तो वैसी फ्यूचरिस्टिक है. तो मैंने काफी सारे आइडियाज दिए उनको, एंड फिर उन्होंने बैठ के स्क्रिप्ट लिखी. सो आई वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग राइटर्स टू द आइडियाज इन द फिल्म, एंड इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हरी जी कि उन्होंने मतलब मेरा नाम भी दिया. मैंने कहा था कि इस फिल्म के लोगों को कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए, बट ही वाज लाइक नहीं, तेरा नाम तो मैं दूंगा, तूने आइडियाज दिए हैं, मैंने कहा डन. एंड हरमन के लिए कुछ भी. गुड दैट यू मेंशन्ड ये क्या हो रहा है. सो ये अमेरिकन पाई का so funny part is it was not a remake of American Pie, it was actually marketed like American Pie. The first scene itself has happened to me in life, जहाँ मतलब एक हमारा दोस्त था, बहुत ही चिरकिन किस्म का इंसान था, जो कि हर जगह जाके लाइफ में मतलब कांड करता रहता था, और मेरे एक न्यू ईयर ऐसा बीता है जहाँ मतलब दो गैंग एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग छुपे बैठे आधी रात बैठ के, और फिर रियलाइज कहते कि भाई इस तरह की न्यू ईयर पार्टी में हमें कभी नहीं जाना है. कहाँ हो रही थी ये पार्टी भाई? शुरुआत तो मतलब गोराई बीच से हुई थी, और फिर मतलब वहां से बोरीवली LIC कॉलोनी में गई थी, एक ओपन एयर गैराज में एक पार्टी सी बनी थी, बहुत ही रैंडम सी रात थी. एनीवे हाँ, तो वो एक जमाना था. कॉलेज में हुआ करता था मैं, और मेरे कॉलोनी के दोस्त थे, और हम सब मिलके गए थे न्यू ईयर मनाने के लिए, और आखिरी ट्रेन पकड़ के हम लोग सुबह फर्स्ट ट्रेन पकड़ के घर आए थे, ब्रेड पाव खा के कि कान पकड़ लेते कि भाई ये ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते उनके साथ पार्टी नहीं करनी, हमें कुछ समझ नहीं आएगा. और काफी लोगों की बहुत ही दुखियारी कहानी सुनी, बिकॉज वो लोग मतलब शराब पी के बहुत ही इमोशनल हो गए थे. तो एक बंदा रात भर रोता रहा बैठ के कि मैंने अपने बाप के मतलब दिल तोड़ दिया, मैंने कार निकाली थी ड्राइव करने को, और मैं पकड़ा गया, और मेरे डैडी को कोर्ट में जाके मतलब मेरे को बिल कराना पड़ा. मैंने कहा अरे भाई ठीक है, एक बार रोले, 2 बार रोले, मतलब 3 घंटे रोया. तो 1 घंटे बाद उसको भी छोड़ दिया हमने. फिर जाके किसी के सर में बॉटल फोड़ाया, तो उसको वहां से बचा के लेके आया, और उसको हम जानते तक नहीं थे, वो हमारी बगल वाली टेबल में बैठा था. तो काफी मजेदार सी रात बीती थी. एंड ये क्या हो रहा है, वाज लाइक
एक दुनिया थी, एक जमाना था where there was innocence, there was summer of 69, there was lemon popsicle, there was American Pie. इस तरह की फिल्में बनती थी और आप अपने एक्सपीरियंसेस में डालते थे। तो मेरे लिए हर किरदार ये क्या हो रहा है का केम फ्रॉम रेफरेंस। हर किरदार को मैं जानता हूँ और उनका रेफरेंस, उनके साथ फिल्म भी देखी थी मैंने बैठ के थिएटर में, हम लोग खूब हंसे थे। तो अलग रात तो थी, उनका एक्सटेंशन था वो। एक्सटेंशन ही वही थे बट वही हाँ। थे। सो हाँ, तो एक बंटी था, उसका डायलॉग मैंने दोस्त के चुरा के डाले, उसका अलग डायलॉग था। सो मतलब था। और लुटेरे? सो लुटेरे तो मतलब अंशुमन सिन्हा मेरे को राइटर हैं जिनके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी थी और हमने कहा कि इसको तो बनाना है। मतलब आई लव्ड इट बिकॉज इस पे मैं रिसर्च करे खुद बैठा था एंड मी एंड विशाल कपूर केम ऑन बोर्ड एंड वी रोट हार्ड एंड फास्ट, टुक द स्टोरी। उसका काफी लंबे चौड़े तक स्क्रीन प्ले लिखा पूरे कोविड के दौरान और आखिरी जो पड़ाव था कोविड का उसमें जाके मतलब हमने इसको शूट किया केप टाउन में, जहाँ 2 बार लोगों को कोविड हुआ। सो बीच में 8-8 दिन शूटिंग रुकी थी। काफी लंबा रहे बेचारे लोग। मैं भी गया था केप टाउन, मैं कुछ रहा वहाँ हफ्ते 10 दिन का, बड़े सीक्वेंस से शूट हो रहे थे जय के साथ। सो देयर विद हिम। लुटेरे पूरा शूट केप टाउन में ही हुआ? मोर लेस आई थिंक 95% शूट केप टाउन हुआ है, कुछ 5% यहाँ हुआ होगा। तो पूरी शो वहां खत्म हो रहा था। सेट ही मतलब सोमालिया में था, सोमालिया तो दिखाना आपको था। इंडियन हाई कमांड जो था वो ये अदर पोर्शंस थे, बाकी तो सारा का सारा वहां शूट हुआ था। सो दैट लुटेरा वाज अ वेरी एम्बिशियस शो एंड आई थिंक वी डिड द बेस्ट वर्क इट्स अ वेरी पॉसिबल। गुड शो। ऑल्सो नाउ आई विल कम टू राणा नायडू। जी राणा नायडू भी अपनी तरह का अकेला शो है। राइट। वहां पे वेंकटेश जो लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो लैंग्वेज हो सकता है कि उसका एग्जैक्ट वर्ड्स हिंदी स्पीकिंग को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन उसकी वाइब और उसका एक एक सेंटिमेंट वो सबको क्लियर है। राइट। और गालियां जो अलग ही तरह की क्रिएटिव गालियां हैं इसमें। इसका राइटिंग प्रोसेस क्या था? इसका राइटिंग और डायरेक्शन का प्रोसेस? वेल करण और उसकी राइटिंग टीम ने तो मतलब एक पूरी एक्सेल शीट बनाई थी गालियों की। तो हम लोग चुना करते थे कि आज ये गाली बोलेंगे, आज ये गाली बोलेंगे, ये गाली खत्म हो गई, ये दोबारा रिपीट हुई, वापस रिपीट नहीं करेंगे। कोई गाली रिपीट नहीं हुई बाय द वे राणा नायडू में। कोई हर गाली रिपीट नहीं हुई है? नहीं, हर गाली एक नए अंदाज से बोली गई है, एक नए तरीके से बोली गई है। और ये तब है जब एक एक एपिसोड में कम से कम 100-150 गालियां हैं। वेल जिस मिलियू के लोग हैं वो आइडली इसी भाषा में बात करेंगे और हमको उस गालियां वर नॉट सेट फॉर द सेक ऑफ गालियाज। अगर मतलब उसमें कलर कल्चरल है, कुछ आइडेंटिटी। रस है, तो वैभव विशाल बैठ के उसको डाल रहा था, रच रहा था। वो बहुत ही सज्जन सा शरीफ सा इंसान है जिसके मतलब काल लाल पीले हो गए थे, लेकिन उसने बहुत ही दिल शिद्दत से डायलॉग लिखे और काफी सारे डायलॉग्स मतलब वेंकी सर और ने बोले जिसका पूरा इम्पैक्ट उन्हें तब समझ आया जब वो उसका तेलुगु डब कर रहे थे, बिकॉज बहुत सारी गालियां हिंदी उनकी में नहीं तेलुगु में समझ में- एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो मैंने कहा, ये क्या बोला मैंने? फोन आते थे कि मैं डब कर रहा हूँ, ये क्या है? और मैंने कहा, अच्छा है, जो बहुत है आप बोल अच्छा दो बस। है, आप बोल लीजिए। बट जिस निडरता से वही मेरा मानना है कि आप आर्ट या किसी भी क्रिएशन को आप डर के नहीं कर सकते। आपको करना है तो गो ऑल इन या मत करो। राइट। अगर आपको रिजर्वेशंस हैं छोड़ दो भाई, छोड़ कोई दो। टेंशन नहीं। बट अगर आपको लग रहा है मजा आएगा, रस आएगा, खेलना है इसके साथ, तो फिर खेल कूद के करो, मजे से करो। वो इमोशन ऑडियंस को भी ट्रांसलेट होता है। वी आर नॉट ट्राइंग टू टिटिलेट और क्रिएट कंट्रोवर्सी और डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। वी आर डूइंग इट बिकॉज़ इट्स ऑर्गेनिक एंड इट्स कमिंग फ्रॉम विद इन द कैरेक्टर्स। और नागा नायडू का जो कैरेक्टर निखर कर आया है, स्टार ओरिजिनल है, कैरेक्टर है। मतलब वो स्टार कैरेक्टर है। मतलब वेंकी सर खा गए हाँ, स्टार कैरेक्टर है। and he's such a brilliant actor. Again, same thing with him. He comes on set after accomplished everything and more, being one of the biggest superstars in South cinema. अभी भी पिक्चर तो हिट हो ही रही है 300 करोड़। अभी। So, बॉस मतलब बॉस इंसान है और वो योगी इंसान है। वो साल में 3 महीने पहाड़ में चले जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वापस आते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं उनके पैसे कितने हैं उनके पास। वो पैसे संभालते भी नहीं अपने, उनका खर्चा निकल जाए उनको बस कुछ परवाह नहीं है। He literally is an original, one of the nicest people I know and so committed to his craft. हर दिन सेट पे डरते हुए आते हैं कि मुझे काम आता है, नहीं आता है, आज और बेटर करूंगा, आज और बेटर करूंगा, आज और इतने बेटर साल काम करूंगा। करने के बाद मतलब जो पैशन है वेंकी सर में, इट्स इंस्पिरेशनल। अब सुल्तान ऑफ दिल्ली ये हाँ। भी आपने डायरेक्ट किया और उसका भी सेटिंग अलग तरह का है। कई बार मुझे सुल्तान ऑफ दिल्ली देखते वक्त ऐसा लगा कि मैं बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड स्टोरी दिल्ली में देख रहा हूँ।
सो सुल्तान ऑफ दिल्ली नॉवेल आया था मेरे पास रिलायंस के थ्रू, एंड मैंने कहा था कि ये नॉवेल मुझे दे दो, मेरे को जो करना है मैं इसे खेलूंगा अब। तो मैंने उस कहानी के साथ खेला, उसको लिखने का प्रोसेस ही आई थिंक 1.5-2 साल का रहा मेरा, क्योंकि मिलन केम लेटर ऑन बोर्ड, ही हैड सम आइडियाज, एंड उसको मैंने जूस करके जो लिखा, इट वाज द मोस्ट पल्पी नॉवेल, जिसको और पल्पी तरीके से मतलब मैंने स्क्रीन पे रचा। और इनिशियली प्लान नहीं था कि मैं डायरेक्ट करूंगा मिलन के साथ, बट बाद में जब शूट चालू हुआ, दूसरे दिन कॉल आया कि तू भी आके शूट कर, आधे तू करेगा आधे मिलन से करेगा, मैंने कहा डन। तो या इट जस्ट, सो आई न्यू द होल शो बाय हार्ट इन माय हेड, बिकॉज लिखे बैठा था मैं, एंड या इट वाज जस्ट फन फॉर मी। सुल्तान ऑफ दिल्ली इज अ ओड टू सिनेमा ऑफ 60s and 70s. It's pulp, it's absolute pulp fiction done in a pulpy way with वो दोस्ती, यारी, शोले, राम बलराम वाला जो इमोशन था, it was that. It had a certain जांबाज। goodness to it. Jambaz. It was fun. It was just fun. It was two cowboys roaming around having blast, and we had fun with Tahir and Anjum. आपकी पसंद के सबसे 5 टॉप एक्टर कौन से हैं? 5 का 10 भी हो सकता है, लेकिन आपके पसंद के एक्टर्स कौन से हैं? कहा देश में विदेश में? देश विदेश हर जगह। नहीं, फिर 5 तो नहीं तो हजारों होंगे, बट हाँ आप 10 12 20 जितने भी आप मैं बताना अपने चाहें। देश की बात कर लेता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा, सब है, सब पसंद के। आई थिंक पसंद से ज्यादा हर एक्टर एक मसाले की तरह होता है, राइट? जिसको राइट इंग्रेडिएंट। जिसको आप इंग्रेडिएंट की तरह यूज करते हैं, और वो आपका खाना निखारता है, और समटाइम्स वही मेन डिश होता है। सो इट्स लिटरली, आई मीन मुझे खाना का शौक है और पकाने का शौक है, बट हाँ एक्चुअली जनरली आई थिंक वो थेरेप्यूटिक चीज है। सो मेरे हर एक्टर फेवरेट है। आई थिंक हर एक्टर का एक अलग रस है, एक अलग रंग है, और एज अ फिल्म मेकर आपका काम है उसको पहचानना और उनको निखारना, टू सी द बेस्ट इन देम एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, एंड इफ यू कैन डू दैट then I think you're doing your job well. So I don't think it's about favorites. Sometimes yes, you have comfort levels because you work with certain people more, Right. but I think every good actor spoils you. Manoj Bajpayee spoils you, Yami Gautam spoils you, Jaideep Ahlawat spoils you, Vidya Balan spoils you, Ajay Devgan spoils you, I mean Kajol spoils you, these Venki sir spoils you, I mean Rana will spoil you, Samantha will spoil you rotten. These people come at the top of their game. A game लेकर आते हैं, और आप अपना A game लेकर आते हो, और आपको जो चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा मिलता है, कोई कंप्लेन नहीं है। मतलब ये लोग, आप शॉर्ट हो गया, कोई वैनिटी में नहीं जा रहा, सब बैठे हुए इधर। अच्छा, वहीं पर मेरे सेट पे मतलब हक, हमारा 45 डे का स्केड्यूल था, टोटल मैंने 32 डेज में फिल्म खत्म कर दी, पूरी फिल्म 32 दिन में शूट हो गई। एंड टू एंड, स्टार्ट टू एंड, एक शॉट उसके बाद नहीं लिया गया। तो इसका मतलब एक दिन का जितना प्लान था, शेड्यूल था, उससे ज्यादा काम हो रहा मैं था। हर दिन पुल अप करता था। मेरा एसोसिएट डायरेक्टर आशीष और मानिया का डेली काम था कि आज मतलब दोपहर तक ये भी खींच लो, ये भी खींच लो, ये भी खींच लो। बाद में आई थिंक डेली वेज वर्कर्स रियलाइज करने लगे कि ये तो मतलब हम जल्दी खत्म है, जल्दी खत्म हो रही है। ठीक है, बट सबको इतना मजा आ रहा था, दिख रहा है आपको काम होते हुए। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, एंड मुझे पता है जब मिल गया अगर शॉट, तो मुझे 10 शॉट की जरूरत नहीं है। इस फिल्म का एक स्टाइल था, सर्टेन स्टाइल था, एक न्यूआंस था। सो जैसे गुड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हक अगेन। हक में एक चीज है कि हक का म्यूजिक बहुत अच्छा है, लेकिन म्यूजिक कभी भी नैरेटिव पर भारी नहीं पड़ा। सो हक में कभी म्यूजिक था ही नहीं। जब स्क्रिप्ट लिखी गई तो उसमें गाने का प्लान था ही नहीं। जब हमने जंगली के पास गए, देयर वाज नो प्लान टू अ सिंगल सॉन्ग। शूटिंग से पहले मेरे दिमाग में था कि मुझे गाने चाहिए, मेरे दिमाग में गाने बज रहे थे। शूटिंग के दौरान मैंने सीन्स और मोन्टाजेस शूट किए जो मुझे दिमाग में प्लेस करने थे, और मैं करता गया। तब भी प्लान था कि 1-2 गाने करेंगे या 1 गाने करेंगे। मैंने जो लाइनअप बनाया तो मेरे दिमाग में था 4 गाने करूंगा, और मैं गया विशाल मिश्रा के पास। विशाल मिला और उसने बोला मैंने लॉ पढ़ी है, सबसे पहला केस मैंने ये पढ़ा है। मैंने कहा मतलब ये तो सेरेंडिपिटी होगी। विशाल ने फिल्म देखी, उसने 3.5 घंटे का, 3 घंटे 40 मिनट का मेरा पहला लाइनअप था। बाहर आया, उसने बोला कि हम सब नेशनल अवार्ड जीतेंगे, मुझे भी जीतना है। हक किया और कहा मैं तेरे सारे गाने कर रहा हूं। मैं एक गाने के लिए गया था उनके पास, बिकॉज विशाल मिश्रा को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ही दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर है वो। तो मैं सब गाने कर रहा हूँ, तू पैसे की चिंता मत कर। ठीक है, डन, बहुत खुश।
उसके 2 दिन बाद फोन आया, मैं लंदन जा रहा हूँ एंड तू भी आ जा। और मैं लंदन में एक बगल में एक होटल में रहा, उनकी बहन का घर था, उनके जीजा जी वहाँ थे, और उन्होंने लिटरली अपना घर हमारे लिए खोला, अपना दिल हमारे लिए खोला, परिवार की तरह मतलब रहे। 2 हफ्ते हम लंदन में बैठे, हमने हर दिन क्रिकेट खेला, खाना पकाया, खाने खाए, आइसक्रीम खाई, और मैं शुगर खाता नहीं बट मैंने आइसक्रीम वहाँ खाई, और हमने गाने बनाए। और हम लोग वहाँ से 2 हफ्ते बाद मैं आ गया, वो 3-4 दिन बाद आए बिकॉज उनको फ्लाइंग का डर है, और बॉम्बे आए। एंड विशाल मिश्रा गॉट द सोल ऑफ द फिल्म। ही अंडरस्टूड मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, एंड ही सॉ द सॉन्ग्स, ही सॉ द म्यूजिक वेयर इट वाज। और जिस तरह से विशाल और हमारे लिरिसिस्ट कौशल किशोर, हम लोग लिटरली मतलब बॉम्बे में भी उनका स्टूडियो है, वहीं मतलब वक्त बिताया करते थे, बॉम्बे आकर भी बनाते गए बनाते गए बनाते गए। एंड आई हैड गिवन द होल फिल्म कि पूरी पूरी फिल्म तेरे पास है, तो जहां मतलब लगे, जैसा लगे, मैं इस तरह सोच रहा हूँ। तो एक अलग ही कोलैबोरेशन, मतलब मुझे विशाल मिश्रा में भाई और दोस्त मिला और संगीत मिला। एंड विशाल मिश्रा ने कहा कि मैं एक ही गाना गाऊंगा। क्यों नहीं, मैं एक ही गाना गाऊंगा, मैं बाकी लोग नए लोगों को चांस देना चाहता हूँ। अरमान खान से गाना गवाया, तो मैंने कहा कि भाई तेरी आवाज में ना हिंदुस्तान की आवाज है, एक कसक है, एक खराश है, एक दर्द है, एक इमोशन है। तो उसने कबूल है के कोरस में गाना गा दिया, उसने दिल तोड़ गया तो भी गा दिया, उसने एक और गाना भी हक है मेरा, जो मेरा एंथम है, विशाल ने गाया। और विशाल बहुत सर तोड़ रहा था कि ये गाना इससे 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 इससे। मैंने कहा विशाल तूने मेरे को स्क्रैच सुनाया ना, मैंने तो वो स्क्रैच लगा दिया अपने टाइमलाइन पे, तेरे अलावा और कोई नहीं गा सकता वो गाना। मेरी पूरी लास्ट रील, लास्ट के जो 20 मिनट है, हक है हाँ, मेरा ही बजता है। वो गाना बजता एंड है। देन संदीप चौटा, who I've worked with before, who's a dear friend, use the music. Because मेरा था कि music has to be unified. It can't be कि BGM अलग है और गाने अलग है. It has to come in as one organic whole. बस संदीप चौटा भी लेजेंड है उस चीज लेजेंड के। है। तो कबूले जिस तरह हमने यूज किया, कि कबूले का जो ऑर्केस्ट्रल पीस बजता है जब गाड़ियों में दोनों औरतें बैठती है मार्केट सीन के बाद, राइट। दैट्स कबूले का लास्ट टाइम बजता है। सो वी वीव्ड इन ऑल द म्यूजिक ऑफ विशाल मिश्रा एंड संदीप स्टफ एंड made it one holistic piece. So it was magical. हक भी हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। जी। फिल्म ऑलरेडी हिट हो चुकी है, अभी और बहुत बढ़ना है इसको। लेकिन एक चीज जिस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है वो है हक का एंडिंग, जो रोज सीन। सो वो रोज सीन का क्या एक्सप्लेनेशन है? मेरे लिए लास्ट सीन था दिमाग में हमेशा मुझे से। आपने बताया था कि 3 ही लोग जानते हैं कि वो क्या है। यामी, इमरान और रेशु ने पूछा कि ये क्या कर रहा है, तो मैंने कहा मैं ये कर रहा हूँ। इसलिए मतलब क्या है, मैंने कहा उसका मतलब ये है, तू बस मुझे रोज गार्डन दे दे। तो उसने रोज गार्डन ही नहीं दिया, उसने रोज गार्डन की एक पंचलाइन भी दे दी जब यामी वापस जाती है घर में, और यू नो शी हैज द पेपर्स टू गेट बैक टू द हाउस, बिकॉज उसने रोज गार्डन तो उसके नाम कर दिया था, तो जमीन तो उतनी तो जमीन उसके नाम थी, इसलिए वो घर आ पाई वापस अंदर, वरना घर आने का कोई तरीका नहीं था। तो मैंने कहा कि अब इसको वीव इन कैसे करें। तो फर्स्ट पहली मुलाकात में जब इमरान यामी को मिलता है, एक ही बार जो शादी से पहले मिलते हैं, उसे गुलाब देता है, वही सूखा हुआ गुलाब उसी किताब में भी रहता है। सारे कोर्ट केसेस में टिल द वेरी एंड इमरान का और रोज हमेशा जेब में रहता है, और लास्ट पे रोज निकाल के रख देता है। मेरे दिमाग में उसका, दिमाग के दिल में उसका जो रीजन है, इसलिए मैंने उसको जरा शूट किया। उसके से 3 लोग जानते हैं रीजन, इमरान जानता है, यामी जानती है और रिशु जानती है। आपके दिमाग में क्या रीजन है, मुझे ये बताइए। मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक सरेंडरिंग his love and respect to Yami Gautam. It's a very beautiful reason. See, I like asking people the reasons. They give me very, very nice reasons, and all reasons are true. I have my reasons, and I'm not going to reveal my reason. See, my thing is, I want to have a conversation with the audience. And अगर मैं आपको अगर हर चीज का रीजन देने लगूं, तो फिर वो कन्वर्सेशन नहीं होगी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये फील करना है और ये रीजन है और ये हो गया और चैप्टर क्लोज। पर अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप सोचोगे उसके बारे में। तो आप सोचोगे। आई थिंक ये फिल्म हक मेरे लिए स्पेशली, जो कि मुद्दे से ज्यादा मेरे लिए इट्स अ रिलेशनशिप ड्रामा, it's a marriage unraveling, it's a study of two personalities. मेरे लिए गुलजार साहब से बढ़कर कोई इस दुनिया में बेटर रिलेशनशिप ड्रामा नहीं बनाते। उनसे जो सीखने को मिलता है, उनकी जो फिल्म में जो पोइट्री होती है, विजुअल, डायलॉग्स में, स्टेजिंग में, लिरिक्स और गाने, तो मतलब
नेक्स्ट लेवल है। उनसे जो मेरे लिए हक इज अ होमाज टू गुलजार साहब, एंड गुलजार साहब से बेटर एंडिंग्स कोई नहीं बनाते। वो ओपन एंडिंग्स देते ओके, हैं, हाँ, ओपन और एंडिंग फिर आपके अपने रीजन होंगे। आप सोचो, आप इजाजत की एंडिंग देख लो, आप हर फिल्म की उनकी एंडिंग देख लो, वो आंधी, बहुत पोएटिक होती है। हर आंधी देख लो। तो मेरे लिए था कि मतलब गुलजार साहब से बढ़कर वो मास्टर है, मास्टर है। तो ये एक उनके चरणों में एक छोटी सी भेंट है कि आपसे जो सीखा, आपको दर्पण। और आपकी पसंद की डायरेक्टर्स कौन है? बहुत सारे मेरे भाई, मैं हर लैंग्वेज की फिल्म देखता हूँ, मैं हर जॉनर की देखता हूँ, मैं हर देश की देखता हूँ, और मैं भिखमंगों की तरह बचपन में से देखता आ रहा हूँ। मतलब जिसके घर में डीवीडी प्लेयर, अपना वीसीआर प्लेयर था, वो मेरा दोस्त था। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मैं रद्दी बेच के पैसे जोड़ता था अपने घर की, तो मेरे घर में कभी रद्दी नहीं मिलती थी। और मैं टीवीएन वीडियो वर्ल्ड नाम की मैगजीन आया करती थी, रद्दी बेच के मैं वो खरीदता था, और उसमें पराग कमानी के पीछे एंड में रिव्यूज के बेसिकली सिनॉप्सिस आया करते थे। तो मैं उससे अपने दिमाग में इमेजिन करता था फिल्म अच्छी होगी, खराब होगी। तो मेरा डील था मेरे दोस्तों के साथ कि उस जमाने में हिंदी फिल्में 10 रुपए की आती थी, इंग्लिश फिल्में 20 रुपए की आती थी, पॉर्न फिल्में 50 की आती थी। एनीवे तो मेरा डील था कि 5 अगर दोस्त मिलते थे, 2-3 रुपए मिला के वो लोग फिल्में भाड़े पे लेते थे। मेरा डील था कि मैं रिकमेंड करूंगा, अगर मेरा रिकमेंडेशन पसंद आया तो मुझसे तो मेरा हिस्सा नहीं लोगे, अगर मेरा रिकमेंडेशन पसंद नहीं आया तो मैं पूरी फिल्म का पैसा दूंगा, जो कि फंसने वाली बात थी। मैं सिर्फ एक बार गलत हुआ, जिसके लिए बाद में आके उन्होंने सॉरी बोला मुझे कि और वापस बाद पैसे में दिए। उनको पसंद आई वो हाँ, फिल्म। लेकिन अदरवाइज कभी गलत नहीं हुआ। अनटचेबल्स नाम की फिल्म थी ब्रायन डी पाल्मा की, जो कि बहुत ब्रायन स्लो डी बर्न पाल्मा। फिल्म है, और पहले 40 मिनट तक उसमें कुछ नहीं होता कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, वाइज, बस एक पुलिस स्टेशन है और कुछ और नहीं हो रहा है जब उसमें। होता है तो पागल की तरह होता है। लेकिन तब तक आधे दोस्त जा चुके थे, सिर्फ एक दोस्त बैठा था, उसको एंड में बहुत पसंद आई। फिर उसने बैठ के इनको बुलाया, वापस दिखाई, और फिर मेरे वापस आया। लेकिन उस दिन मैं जरा फंस गया था। तो मैंने फिल्में मतलब हर तरीके से देखी है। मेरे घर में केबल टीवी देर से आया, बाजू वाले घर में था, तो मतलब मैं अपने एंटीना की वायर दीवार पे चिपका कर कनेक्शन चुराया करता था। चुहा के मैंने बहुत कुछ किया फिल्में देखने के लिए। जो जद्दोजहद है, मतलब मेरे लिए फिल्में मतलब मेरा सबसे बड़ा रिलीजन, मेरा खुदा फिल्म है। सो और हक के बाद अब नेक्स्ट क्या? कुछ नहीं है, अगले 3-4 हफ्ते तक हक ही हक है, और मैं थिएटर्स में जा रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, मेरे एक्टर्स लगे पड़े हैं। उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ेगी, लेकिन तब तक मैं आगे की बात ना कर रहा हूँ ना सोच रहा हूँ। अभी बॉक्स ऑफिस से अपना हक ले लें पहले, अच्छे से निचोड़ के ले लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच रोहित। और काफी लंबी बातचीत हुई, अच्छा लगा मुझे। थैंक और यू। फिर हम दोबारा मिलेंगे, और तब तक और भी बहुत कुछ हो चुका हो। बहुत जल्द ब्रेक के बाद लिमिटलेस बातें करेंगे। लिमिटलेस बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।